नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे जल बोर्ड के बोरवेल में फंसी जान की, चुनावी दौर में पोस्टर वॉर की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। किस किस का है नाम शामिल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। जैसे जैसे 24 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते जा रही हैं। बात करें तो इसमें कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी, भाजपा की भी पहली सूची आ गई और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रही टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और आपको बता दें कि इस बार ये मुकाबला काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि यूसुफ पठान को भी पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से जो है टिकट मिला है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है वो 42 में से कितने सीटों पर जीत हासिल करती है। लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी असम और पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बीजेपी को कभी भी बंगाल में एनआरसी लाने या डिटेंशन कैंप खोलने की इजाजत नहीं देंगे। अब 24 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी कैसा प्रदर्शन करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ। दिल्ली में आज सुबह एक हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के केशवपुरम में दिल्ली जल बोर्ड के बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास बने बोरवेल में जो शख्स बीते रात से फंसा हुआ था, आखिरकार उसे राहत बचाव की टीम ने निकाल लिया है। आपको बता दें कि बीते देर रात से ही यहां पर एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो राहत बचाव टीम है वो जुटी हुई थी और लगभग 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे निकाल लिया गया है। तकरीबन 40 से 50 फीट गहरा बोरवेल था जिसमें जो युवक है फंसा हुआ था और उसको यहाँ पर निकाला गया। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार जिस शख्स को निकाला गया उसकी उम्र तकरीबन 22 साल के करीब बताई जा रही है और जिस अवस्था में मिला है बताया ये जा रहा है कि लगभग उसकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास, जहां पर जो राहत बचाव कार्य है वो पूरा हो चुका है। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहीं से यहाँ पर लगातार जो है वो काम जारी था, जिसके बाद इसी जगह से जो खुदाई करके जो एनडीआरएफ की टीम है जो खुदाई करके यहाँ से लगातार जो है उसको निकालने के प्रयास में जुटी हुई थी और देर रात से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी था। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा था, जिसके बाद अब लगभग कुछ देर पहले यहाँ से उस शख्स को निकाला गया है एनडीआरएफ की टीम ने, जिसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया है और अब जो तमाम जो टीम है वो यहाँ से अपने रवानगी के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो शख्स निकला है तकरीबन उसकी उम्र 22 साल के करीब बताई जा रही है और एनडीआरएफ की तरफ से जो अभी तक सूचना बताई जा रही है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे नजदीक के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया है। फिलहाल अब जो तमाम जो टीम है वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही 12 घंटे बाद, लेकिन आखिरकार जो टीम है उसे सफलता मिली। लेकिन कहा जा सकता है कि जो शख्स फंसा था टीम उसे बचाने में असफल रही। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बड़ी सौगात दी। क्या है वो सौगात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज करोड़ रुपए की जो सौगात है वो प्रदेशवासियों को दी है। करीब 8,275 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसमें कई लाभकारी योजनाएं जो प्रदेश की जनता है उसे दी गई, जिसमें कई पुलों का निर्माण के साथ साथ सड़कों का निर्माण और कई स्वास्थ्य केंद्र इसमें खोले जाएंगे। जिसके तहत आज जो मुख्य सेवा सदन है मुख्यमंत्री कार्यालय में देहरादून में, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके बाद जो श्रमिक थे उनको भी आज जो टूल किट है वो बांटी गई, क्योंकि जो स्किल इंडिया है उसके तहत इन श्रमिकों को प्रदेश सरकार द्वारा स्किल किया जा रहा था और उसी के तहत जब
उनका पूरी तरह से जब वो स्किलफुल हो गए हैं, उसके बाद उन्हें आज वितरण किट बांटी गई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह रहा कि अब जो मीटर्स रहने वाले हैं बिजली के, वो अब स्मार्ट होने वाले हैं। आप मोबाइल के माध्यम से ही जो अपना मीटर है उससे रेगुलेट कर सकते हैं। साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में चल रही है उसे पहले ही रिचार्ज करके आप प्रीपेड तौर पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले ही भर सकते हैं, जिसके कारण जो बिजली आप पहले ही जितना आप खर्च करना चाहते हैं उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दी है, जिसमें गढ़वाल और आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि जिसमें कई विकास कार्य उत्तराखंड में होने हैं, और साथ साथ जो स्मार्ट इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसके तहत जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्मार्ट बनाने की राह में उत्तराखंड को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। लखनऊ में पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। इंडिया गठबंधन की समन्वय रैली को सफल बनाने के लिए राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का डेलीगेशन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा, जहां पर कांग्रेस के यूपी प्रभारी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच यूपी की 80 सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए चर्चा हुई। साथ ही साथ रैलियों में सफलता के लिए भी विचार विमर्श हुआ। इसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि यूपी में कांग्रेस और सपा के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। 80 की 80 सीटों पर बीजेपी का सफाया होगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर भी निशाना भी साधा। कहा कि यूपी में जिस तरह किसान, नौजवान और बेरोजगार लगातार परेशान हैं, इसका जवाब बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में जनता दे देगी। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार नौजवानों और बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। पेपर जानबूझकर लीक करा दिया जाता है। ऐसे में नौजवान परेशान है और बेरोजगारी लगातार यूपी में बढ़ती जा रही है, और आने वाले दिनों में यही नौजवान, बेरोजगार और किसान बीजेपी को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी निरहुआ पर भी हमला बोला। कहा कि इस बार जनता ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी और आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ को हराकर भेजेगी। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि कांग्रेस 17 और सपा 63 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं की। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। समाजवादी पार्टी के साथ 63-17 के फार्मूले पर गठबंधन के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेटों की 3 लिस्ट जारी की है, वहीं कांग्रेस भी अब 17 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर गहन मंथन कर रही है। आज सुबह कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। उस बैठक में ये इस चीज़ पर चर्चा की गई कि किस लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी को लड़ाना है, किस सीट पर किस चेहरे को उतारना है। कई ऐसी भी चर्चा हुई है कि कई सीटों पर कांग्रेस पहले प्रत्याशी उतार सकती है, वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर वह भाजपा के कैंडिडेट के उतरने का इंतजार करेगी। आपको बता दें कि बैठक में अजय राय और अविनाश पांडे के अलावा राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, विधायक आराधना मिश्रा मोना और वीरेंद्र चौधरी जो कि विधायक हैं फरेंदा से, वह भी मौजूद रहे और साथ में पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद में अजय राय और अविनाश पांडे समेत पीएल पुनिया और आराधना मिश्रा मोना एक गाड़ी में बैठकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो रणनीति है और गठबंधन की जो रणनीति है उस पर
चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेता अखिलेश के साथ पहुंचे हैं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भले 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, लेकिन ये बातें दोनों में तय हुई हैं कि जो भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे वो दोनों की सहमति से उतारे जाएंगे। ऐसे में एक दूसरे को प्रत्याशियों के बारे में जानकारी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये आपको साथ में ये भी बता दें कि अखिलेश जब से गठबंधन हुआ उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी अभी प्रत्याशियों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज बैठक के बाद में जल्द ही सपा और कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ सकती है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जौनपुर में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार हुआ शुरू। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जौनपुर शहर में लगाई गई एक नई पोस्टर में धनंजय सिंह हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही पोस्टर में लिखा हुआ है कि जनता अब करेगी फैसला। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में नमामि गंगा प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मारपीट, अपहरण व रंगदारी करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को जो है 7 साल की सजा, 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए जेल भेज दी है। वहीं जेल जाने के बाद धनंजय सिंह की एक नई पोस्टर शहर में लगाई गई। क्या धनंजय सिंह अब जेल से कोई खेल करेंगे, ये एक जो है देखने वाली बात होगी। वहीं चर्चा यह है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। धनंजय सिंह की पोस्टर जारी होने के बाद जो है लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इस पोस्टर लगाए जाने को लेकर धनंजय सिंह या उनके समर्थकों का क्या मंशा है, तो आने वाला समय ही बताएगा। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अमेठी में कांग्रेस ने लगवाए पोस्टर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं वायनाड से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया है। अमेठी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, उनके द्वारा 19 फरवरी 2024 को जब राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे, उस समय सगरा तिराहे पर एक होर्डिंग लगाई गई थी, जिस होर्डिंग में ये लिखा गया था, लेंगे बदला देंगे खून, भैया बिना अमेठी सुन। अब उस होर्डिंग को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वहीं जब कांग्रेस के जिला यूथ अध्यक्ष शुभम सिंह द्वारा पूछा गया कि इस लाइनों का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि 2019 में जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीत कर गई, उसका बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों द्वारा लिया जाएगा, स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव हराकर। वही दूसरी बात जब खून पर आई तो उन्होंने कहा कि जब हम धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो हमारी झड़प होती है, हमें पकड़ा जाता है, उस समय हमारे बदन से खून भी निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं यूथ जिला अध्यक्ष द्वारा ये बताया गया कि इस लाइनों का लिखने का यही मतलब है। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। रायबरेली में सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बन गए। क्या है वो पोस्टर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में एक सार्वजनिक स्थल पर लगा हुआ पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील का पूरा मामला है, जहां का रहने वाला एक व्यक्ति इंद्रेश नाम का है। उसके नाम से जगह जगह पर सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगे हैं और उस पोस्टर में उसने रामराज बनाम रावणवाद का जो है जिक्र किया है और साफ तौर पर उसने पोस्टर के माध्यम से ये धमकी दी है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो हिंदू धर्म को त्याग देगा। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील का है, जहां का रहने वाला इंद्रेश नाम का व्यक्ति है। उसने जगह जगह पर यानी सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाया है और पोस्टर के माध्यम से अपनी व्यथा लिखी है। व्यथा में साफ तौर पर उसने लिखा है कि उसकी पुश्तैनी जमीन है और पुश्तैनी जमीन की नाप एसडीएम ऊंचाहार के द्वारा 2 बार कराई गई, लेकिन जो उसकी जमीन है उसको उसकी जमीन अभी तक एसडीएम ऊंचाहार के द्वारा नहीं दिलवाई गई है। आपको बता दें कि पोस्टर में साफ तौर से इस तरह का जिक्र किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये चुनौती देने वाला मामला निकल कर सामने आ रहा है।
तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारी किस तरह से संज्ञान में लेते हुए पीड़ित को न्याय दिलाएंगे या ऐसे ही पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले में ऊंचाहार एसडीएम सिद्धार्थ कुमार से बात करने का प्रयास किया गया था, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ उसका वाद दायर है और वाद में किसी तरह से उसको न्याय नहीं मिला तो उच्च अधिकारियों के यहाँ यानी उच्च न्यायालय में भी अपना वाद दाखिल करके न्याय उसको मिल सकता है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से उसने पोस्टर के माध्यम से धमकी दी है, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर पोस्टर वार किया है और पोस्टर में वो लोगों से भी अपील कर रहा है कि जिसको इस तरह का न्याय नहीं मिल रहा वो उसके साथ शरीक होकर जिला मुख्यालय पर चलकर अपनी बात रख सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह में कैसे, जो कि उसने राम राज्य और रावण राज्य की तुलना की है, तो ऐसे में किस तरह से उसको न्याय मिलता है और किस तरह से उच्च अधिकारी संज्ञान में लेते हुए उसको न्याय दिला पाते हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। जौनपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार कार देखने को मिली। ट्रक की टक्कर से कार सवार 7 लोगों की हुई मौत और कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत गंभीर देख वाराणसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि बिहार से कार पर सवार होकर 9 लोग जो है प्रयागराज से जौनपुर शीतलामा चौक के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। वहीं जौनपुर के गौराबासापुर थाना क्षेत्र के समीप जो है ये हादसा बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हंगामा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। यमुना एक्सप्रेस वे पर जावरा टोल प्लाजा पर नोएडा से आ रही एक कार में कुछ लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने जावरा टोल कर्मियों द्वारा उनसे टोल टैक्स मांगा गया तो उन्होंने टोल टैक्स नहीं दिया, बल्कि उनके साथ में मारपीट कर दी। टोल कर्मचारी 2 लोग उसमें घायल हो गए। एक टोल कर्मचारी के सिर में चोट लगी है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोल कर्मचारियों में इस बात को लेकर आक्रोश फैल गया है, लेकिन ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है और पूरी तरीके से सीसीटीवी भी वायरल हो गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बार बार देखा जाता है कि कुछ लोग दबंग लोग आते हैं और आगरा से नोएडा तक जो टोल बने हुए हैं उन पर टोल नहीं देते हैं और अपनी दबंगता के चलते मारपीट करते हैं। इससे जो है कर्मचारियों में काफी रोष उत्पन्न हो गया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। गाजियाबाद में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद की विजयनगर थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। विजयनगर पुलिस ने कल चेकिंग के दौरान इन गिरोह को पकड़ा। दरअसल ये जो अंतर्राज्यीय वाहन जो चोरों के जो गिरोह के जो सदस्य हैं वो एनसीआर में वो खड़े सड़कों पे वाहनों के चोरी कर वहां से फरार हो जाते थे। पुलिस की पूछताछ में तीनों चोरों ने ये बताया कि हम i20 कार से आते थे। जो सुनसान रोडों पे जो ट्रक खड़े रहते थे या गाड़ी खड़ी रहती थी उनका ताला तोड़कर वहां से उनको चोरी कर ले जाते थे, जिसके बाद हम गाड़ी के हिसाब से अगर गाड़ी की कंडीशन ठीक है तो उसको हम चेसिस नंबर बदलकर ऊंचे दाम पर बेच देते थे और जो गाड़ी की कंडीशन सही नहीं है उनको हम कबाड़े को बेचकर उनसे पैसा ले लिया करते थे। दरअसल पुलिस की पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने और लोगों का भी सदस्यों का होना बताया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत टीमें लगा दी गई है। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि ये सभी जो तीनों चोर है इनके खिलाफ लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इनके पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया। ये लोगों से बचने के लिए चोरी के दौरान अगर कोई इन्हें पकड़ लेता था तो वो इन्हें हथियारों को दिखाकर वहां से आसानी से फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है और इनके बाकी जो अंतर्राज्यीय गिरोह के जो भी सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए।
फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।